साल 1952 में गुरु शरण लाल भदानी ने भुरकुंडा भदानी नगर में एशिया की सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री बनाई। यहाँ पे सभी तरीके से शीशे से बने प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। इंजेक्शन वर्ल्ड 1.5 रुपए से 3 रुपए में और अचार की बोतल 3 रुपए से 7 रुपए में मिलती थी। जाके 1957 में जापान की कंपनी IAG इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जमाने के प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी। इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा थी। फिर लोगों की पसंद और बढ़ती हुई डिमांड को लेकर के 1987 में न्यू टेक्नोलॉजी हाईटेक जमाने की फिर से नई प्लांट बनाई गई। दौरान फैक्ट्री में काम करने के लिए वहाँ के लोकल वर्कर्स 1600 थे और अदर स्टेट के 400 वर्कर्स थे। साथ ही इन लोगों को रहने के लिए क्वार्टर, कैंटीन और भी तरीके से अदर फैसिलिटी सारी सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन इस कंपटीशन मार्केट में कंपनी बहुत ही ज्यादा पीछे छूट गई और कैपेसिटी से ज्यादा लॉस होना शुरू हो गया। क्या मन में ये कभी ख्याल आया कि रामगढ़ के एक छोटे से कस्बे भुरकुंडा भदानी नगर का नाम आखिरकार भदानी नगर क्यों पड़ा और यहाँ पे कैसे शुरू हुई थी एशिया की सबसे शानदार ग्लास फैक्ट्री। जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में गुरु शरण लाल भदानी के द्वारा बनाए हुए एशिया के सबसे बड़े ग्लास फैक्ट्री और उनके डेथ के बाद 2000 के दशक में ताश के पत्तों की तरह उनका सारा बिजनेस मॉडल बिखर गया। 1991 में बिहार के गया में जल में गुरु शरण लाल भदानी का लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह था, लेकिन उनकी सोच रॉयल और बड़े पॉलिटिशियन की तरह थी। वो कैसे, वो आगे आप लोगों को वीडियो में समझ में आएगा। कंटिन्यू बने रहे। 25 साल में अपने करियर में बिजनेस की पहली शुरुआत 1926 में रामचंद्र नागा राम राइस एंड रॉयल मिल्स के साथ किया। 1933 गया में शुगर मिल और 1937 में जूट और कॉटन की मिल खोला गया। उसके बाद 1940 में कोलकाता के फेमस सोडेपुर ग्लास वर्क्स को खरीदा। गुरु शरण लाल भदानी यहीं से ग्लास इंडस्ट्री में प्रॉफिट और लॉस को बहुत ही बारीकी के साथ समझा और यहीं से ग्लास इंडस्ट्री में अपनी नई उड़ान को भरी। अब अपने ग्लास फैक्ट्री के बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए जमीन, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल और वर्कर्स की जरूरत थी। इन सभी चीजों के लिए रामगढ़ का भुरकुंडा बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था और यहाँ पे सस्ती ट्रांसपोर्ट भी थी। कोलवारी से कोयला और यहाँ पे मजदूर भी बहुत ही आसान तरीके से मिल रहे थे। आजाद भारत 1951 के बाद भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के पास अपने नाम का एक टाउनशिप बसाया भदानी नगर। फिर 1951 में जापान की हेल्प से इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। अब इस ग्लास फैक्ट्री से बने हुए शीशे के प्रोडक्ट्स को पूरा एशिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा और काफी ज्यादा लोगों के बीच में ये लोकप्रिय हो गया। इसके बने हुए प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी छाप छोड़ चुकी थी और वो अपना वर्चस्व स्थापित करते जा रही थी। जापान, सिंगापुर, यूके, यूनाइटेड किंगडम में भी काफी ज्यादा छा चुका था। रेलवे की सस्ते ट्रांसपोर्ट की वजह से भारत के कोने कोने में इसके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से भेजा जा रहा था। फैक्ट्री में बने शीशे के प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी और रेट में भी बहुत ही ज्यादा कम थे। इंजेक्शन ऑयल 5 ml और 10 ml की कीमत 1.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक की थी। दवाइयों के रखने के लिए फार्मा बोतल 60 ml, 100 ml और 200 ml की कीमत 2.5 रुपए से लेकर के 6 रुपए तक की थी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बियर की बोतल 350 ml, 750 ml की कीमत 4 रुपए से 8 रुपए थी। फूड जार अचार बोतल 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम की कीमत 3 रुपए से लेकर के 6 रुपए तक की थी। इसके अलावा कॉस्मेटिक कंटेनर, लैब ट्यूब, साइंटिफिक ग्लास टेस्ट ट्यूब और कस्टम इंडस्ट्रियल ग्लास स्पेशल ऑर्डर पर बनाई जाती थी। फैक्ट्री B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी। 1000 यूनिट के ऊपर के ऑर्डर पर 20 से 30% तक का डिस्काउंट करती थी। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे जुड़ी हुई थी और अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए कंटेनर और जार को मंगाती थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, सिप्ला जैसे बहुत सारी कंपनियां इस फैक्ट्री में बने हुए शीशे के कंटेनर, जार को मंगवाती थी। इसके अलावा फूड और कई सारी अल्कोहल कंपनियां बियर की बोतल यहाँ से मंगवाती थी। गुरु शरण लाल भदानी अपने वर्कर्स को रहने के लिए क्वार्टर, हॉस्पिटल, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल के साथ साथ और भी तरीके से अदर फैसिलिटी दी गई थी। और भदानी नगर नाम का एक ऐसा शहर बसाया जिसके इर्द गिर्द सारी सुविधाएं मौजूद थी। फैक्ट्री में वर्कर्स को खाने के लिए 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक की सारी सामान मिल जाती थी बहुत ही आसान तरीके से। टाइम के साथ साथ 1955 में गुरु शरण लाल भदानी का डेथ हो जाता है, जिसके बाद सभी लोगों के बीच में एक शोक का माहौल छा जाता है और लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब इनके डेथ के बाद कंपनी की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है और डगमगा गई है। उनके डेथ के 1 साल के बाद जापान की IAG कंपनी ने इस फैक्ट्री को अपने अधीन में खरीद लिया। अब 1957 में फिर से इस कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया गया और जहां पे 1.1 mm से लेकर के 5.5 mm तक की हाई क्वालिटी के ग्लास को बनाया जाने लगा और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक नई पहचान को बनाई। फिर 1999 में जापान की IAG फैक्ट्री ने इस कंपनी को अहमदाबाद के खेमका ग्रुप को बेच दिया और तभी से शुरू हुआ इस फैक्ट्री के बर्बादी का दौर। फिर भी लाल भदानी के डेथ के बाद लगभग 45 सालों तक इस फैक्ट्री को ठीक ही ठाक चलाया गया, लेकिन सन 2000 में इस ग्लास फैक्ट्री की नींव पूरी तरीके से डगमगा गई थी।
जिसके बाद डिफरेंट रीजन से इस फैक्ट्री को 3 बार बंद और चालू किया गया। फैक्ट्री को क्योंकि इसके नए ओनर अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर सके, पहली बार 8 अक्टूबर 2004 को ऑफिशियली नोटिस के बाद फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण भी बताया गया था। ग्लास के प्रोडक्ट तो लगभग उस समय ठीक ही ठाक थे, लेकिन मार्केट में डिमांड और रेट दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ कम हो रहे थे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में मार्केट में और भी ज्यादा सस्ती चीजें आ रही थी और धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करते जा रही थी, मार्केट बना रही थी। सेकंड देखा जाए तो फैक्ट्री में मशीनी टेक्नोलॉजी 1950 से 1960 तक की थी, जो कि आज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। और नई कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बना रही थी, जिससे कि मार्केट में और भी ज्यादा कंपटीशन हाई होते जा रहा था। थर्ड, ग्लास फैक्ट्री में जो ग्लास के प्रोडक्ट्स बनाने में रॉ मटेरियल लगते थे वो भी पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका था, जिससे कि प्रोडक्ट्स के रेट में भी बहुत ही तेजी के साथ उछाल देखा गया। फोर्थ में अगर देखा जाए तो फैक्ट्री को बंद होने के पीछे अहमदाबाद की खेकड़ा ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल थी। मशीन के कूल डाउन या इसके मेंटेनेंस के नाम पर प्रोडक्शन या उत्पादन को रोका गया। इससे हुआ ये कि सप्लायर्स और वर्कर्स दोनों के बीच भरोसा टूट गया। इस कंडीशन में फैक्ट्री अपने वर्कर्स को ठीक तरीके से पेमेंट भी नहीं दे पा रही थी और पहली बार 2004 में फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। 4 साल बीत जाने के बाद 2008 में विजय जोशी ने इस फैक्ट्री को अपने अधीन खरीद लिया। इसके बाद 2009 में फैक्ट्री में फिर से मशीनें गूंजने लगी और प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया गया, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी और पुराने मशीन होने की वजह से ये मशीन फिर से खराब होने लगी। जाके 1 अप्रैल 2011 को फैक्ट्री के प्रोडक्शन को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और ऑफिशियली नोटिस जारी करके फिर से ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा का शटर डाउन बंद कर दिया गया। अब जाके दूसरी बार 1 अप्रैल 2011 को फैक्ट्री के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और फिर से ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा को बंद कर दिया गया। 5 साल बाद फिर से 2016 में विजय जोशी और उनके टीम के द्वारा इस फैक्ट्री को फिर से शुरू किया गया। इसके सपोर्ट में यहाँ के प्रशासन और लोकल नेता लीडर ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कि इसके पीछे मेन रीजन ये था कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते थे वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए थे और उन्हें फिर से रोजगार देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। दूसरी ओर उत्पादन को शुरू करने के लिए ट्रायल प्रोडक्शन को शुरू किया गया। कुछ हफ्तों तक प्रोडक्शन तो चला, लेकिन बार बार फर्निल यहाँ पे ठंडी पड़ रही थी। ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ग्लास फैक्ट्री में फर्निल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि फैक्ट्री भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस में रॉ मटेरियल बालू, सोडा, एस और चूना 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघला करके लिक्विड शीशा बनाया जाता है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने चलने के बाद फिर से ग्लास फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और आज भी भदानी नगर ग्लास फैक्ट्री में धूल जमी हुई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि भारत में उद्योगों के ऊपर देखा गया सपना सिर्फ एक सपना ही बन करके रह जाएगा। भदानी नगर जैसी कहानी को फिर से भारत में किसी कंपनी के ऊपर दोहराया जाएगा। आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत में फिर से किसी फैक्ट्री के ऊपर ऐसे इतिहास को ना दोहराया जाए और कंपनी के एम्प्लॉय के बीच में इस तरीके से बेरोजगारी ना छाए। लेकिन रुकिए, वीडियो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। एक सेम स्टोरी यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पे स्थित पतरातू में आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री कर्णपुर सीमेंट लिमिटेड 1991 में खोला गया था। इसमें हर साल 0.54 मिलियन टन का सीमेंट प्रोडक्शन होता था। इस फैक्ट्री के शुरुआती दौर में फैक्ट्री ने अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट किया था कि हर साल नए लोकल एम्प्लॉय को नौकरी दी जाएगी और पुराने वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। इन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के साथ किए हुए वादे को निभा नहीं पाई और कंपनी के वर्कर्स का बहुत ही तेजी के साथ गुस्सा फूटा और फैक्ट्री के खिलाफ सभी वर्कर्स मिल करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मेन गेट के पास सभी वर्कर्स अपनी डिमांड को लेकर के धरने पर बैठ गए। कुछ टाइम बीत जाने के बाद फैक्ट्री की ओर से रिप्लाई आता है कि जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है उसे अचानक से बदला नहीं जा सकता। फैक्ट्री के गेट पर ताला लग गया हमेशा के लिए, जिससे कि वर्कर्स के बीच में बेरोजगारी छा गई। 2023 में इस फैक्ट्री को 169.79 करोड़ में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने खरीदा और 139 मिलियन टन मींस 1 करोड़ 33 लाख टन पर ईयर सीमेंट प्रोडक्शन किया, जिसके भारत की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। अगर देखा जाए तो रामगढ़ पतरातू ब्लॉक में पतरातू वैली के अलावा यहाँ पर मौजूद फैक्ट्री इंडस्ट्री की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जिसमें जिंदल, एनटीपीसी सीमेंट फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री, मेटल फैक्ट्री के अलावा भी बहुत सारे अन्य फैक्ट्री और कंपनी है। लेकिन लोगों के जरूरत के हिसाब से सभी लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता और जिन लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो उन्हें सैलरी बहुत ही ज्यादा कम मिलती है। इससे होता यह है कि लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में इतने कम इनकम सोर्स से अपने और अपने फैमिली का भरण पोषण करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।